हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो क्लास 10th के लिए, बिकॉज एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज जिसमें मैं चैप्टर 1 से लेकर आपके जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कराऊंगी विद इन अ मंथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज, लेट्स रॉक इन द एग्जाम्स विद मी। And without wasting time, let's get started. So उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है बायो का क्वेश्चन, उसमें टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। ऑल आर कंपल्सरी क्वेश्चन एंड दे आर डिफरेंट सेक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा उसके अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे एंड ऑल आर 1 मार्क क्वेश्चंस। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क क्वेश्चंस। Section C, 7 questions, 3 marks. And Section D has 2 case-based question, 4 marks के होते हैं case study वाले question. And in Section E, 3 questions of 5 marks. जो ये हमारा 5 marks का है, 4 marks, इनमें हमें internal choice, हमें इन questions के अंदर choices मिल जाती हैं, लेकिन पूरे पेपर में कोई overall choice नहीं होती, but internal questions के अंदर choice provide की जाती है. So student can डू एनी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो भी उसको बहुत अच्छे से आता है। और हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो मीन्स डायग्राम्स। सो बायो के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। आई विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट डायग्राम्स and how you have to draw diagrams neat and clean in exam, और लेबलिंग किस तरीके से करनी है, that you will get full marks in exam. So वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। So first question से हम स्टार्ट करते हैं। Why do algae and fungi shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition? अब क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब एल्गी और फंगस के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उस टाइम पे ये एल्गी और फंगस क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो, एल्गी और फंगस के अंदर इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां किसकी फॉर्मेशन होती है? वहां फॉर्मेशन होती है जायगोट की। अब जायगोट की फॉर्मेशन होगी तो जैसे ही जायगोट बना तो यहाँ पे वो एल्गी क्या करती है कि एल्गी और फंगस अपने चारों तरफ ना एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग से क्या बेनिफिट है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसके बाद ये इजीली जो है स्पोर्स ग्रो कर सकते हैं एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से। सो मेनली सेक्सुअल मेथड जो है दैट इज कि एक तो एडवर्स कंडीशन में भी वो ग्रो कर सके। दूसरा, जब सेक्सुअल मेथड की बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है, वहां होती है वेरिएशंस। ओके, ए सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं होती, सेक्सुअल में वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके की कॉपीज बनना। तो हो सकता है उनमें से कुछ कॉपीज ऐसी हों जो सर्वाइवल कर पाए और कुछ कॉपीज ऐसी होती हैं जो सर्वाइवल नहीं कर पाती। तो आप इजीली बता सकते हैं कि एल्गी एंड फंगस दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक तो ये सबसे सिंपल, इनकी जो अगर मैं बॉडी की बात करूं तो दे डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स बॉडी। ओके, कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है। सो यू कैन राइट दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो दे स्विच सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द onset of adverse condition. Sexual reproduction would brings variations. तो फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा? दैट ब्रिंग्स वेरिएशंस into the organism, variation into the algae and fungus, right? So some variant might be able to survive in unfavorable condition. That's why they shift to sexual mode of reproduction. इसीलिए वो sexual mode of reproduction पे क्या करते हैं, वो shift हो जाते हैं। okay, अब थर्ड जो मैंने पॉइंट बताया था, दैट दे डेवलप थिक वॉल अराउंड दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। सो जायगोट क्या रहेगा? डोरमेंट रहेगा उस कंडीशन में। डोरमेंट का मतलब है कि जायगोट तो बन गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कब होगा? जैसे ही एडवर्स कंडीशन ओवर होंगी, दैट स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड रिटर्न टू द फेवरेबल season. So I hope this
क्वेश्चन इज क्लियर फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स, वो पॉइंट फॉर्म में ही लिखने हैं। सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। हाउ डू बनाना प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड? कि जो बनाना प्लांट है वो बिना सीड के कैसे रिप्रोडक्शन उनका। सो अगर मैं बनाना प्लांट की बात करूं तो बनाना प्लांट के अंदर क्या होता है, एवरी सीजन जो प्लांट है डाई इन एवरी सीजन। ठीक है। सो अब इसके अंदर ये प्लांट कोई भी सीड फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके जो फ्रूट है उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स के अंदर स्मॉल बल्ब्स की फॉर्मेशन होती है, जिन्हें हम, इन बल्ब्स को हम बोलते हैं सकर्स। सकर्स। अब ये जो बल्ब हैं, सकर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें एक न्यू प्लांट देने में हेल्प करेंगे। ग्रोइंग आउट अ प्लांट अंडरगो राइजोम, जिसे हम कॉर्न भी बोलते हैं, और उसके बाद हम उसे रीप्लांट करके एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो बनानास डू नॉट हैव सीड्स, उनके पास कोई सीड नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट नीड दैट, उनको जरूरत नहीं है सीड की। बनाना प्लांट क्या करते हैं? सो यू हैव टू सिंपली राइट इट, सॉरी, so you just need to simply write it that banana plant have underground स्टेम, और उसे हम राइजोम भी बोलते हैं। अब ये जो राइजोम है, अब प्लांट क्या होगा, प्लांट डेड हो जाएगा, ठीक है। अब उसका जो फ्रूट है, राइजोम, स्मॉल बल्ब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब हम इस बल्ब को, जो भी ये बर्ड इमर्ज हुई, ठीक है, उसको हम डैम्प सोइल के अंदर लगाएंगे, और वहां से हमें एक ग्रो न्यू प्लांट, एक नया प्लांट मिलेगा। सो बनाना प्लांट डजंट नीड एनी सीड। सो इसमें भी आपको यही 2-3 पॉइंट लिखने। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट इज नेम द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन वाटर हाइसेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर हाइसेंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर हाइसेंथ से रिलेटेड, कि एक ऐसा प्लांट जिसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, और उसका नाम है वाटर हाइसेंथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि, और ये एक बहुत इन्वेजिव एक्वेटिक सीड भी है। मतलब एक बार पानी में ये फैलना शुरू हो जाए तो पूरे वाटर बॉडी को ये कवर कर लेता है, और वहां यूट्रोफिकेशन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो कैसे ग्रो करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड है, और उस मेथड का नाम है ऑफसेट। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स में, ये भी 1 मार्क्स में, तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। अब ये ऑफसेट क्या है? ऑफसेट है कि प्लांट की पार्ट की कोई भी ब्रांच, जैसे ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांच है, ठीक है, तो इससे ही एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाना। अब ये ब्रांच है, फिर इससे क्या हो गया, नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाना। सो दैट इज ऑफसेट। ऑफसेट इज अ पार्ट ऑफ ब्रांच और स्टेम बाय विच प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और दे गिव न्यू डॉटर सेल्स। सो वो इस तरीके से ग्रो करता चला जाएगा। तो इसी वजह से ये जो है बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। एंड जितनी भी वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, वो सारी ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, ड्रेन्स आउट कंप्लीटली। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट बोलते हैं जिसे हम, मोर्टेलिटी रेट, वो इंक्रीज हो जाएगा, और वहां पे यूट्रोफिकेशन की कंडीशन आ जाती है। ओके, सो
Name the unit of vegetative propagation in water hyacinth. That is offset. Up, it grow very rapidly, and it grow with the help of offset method, where stem of plant gives new daughter plant, and that decrease the oxygen of the water, and that increase the mortality rate, means death of the plant. So that create the eutrophication condition. So these points you have to learn in this. Okay. Now next question is, why are mosses and liverworts are unable to complete their sexual method of reproduction, sorry, mode of reproduction in dry condition? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है. मोसेस एंड लाइववर्ट्स जो हैं वो क्या शो करते हैं? वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. पानी की जरूरत क्यों है मेनली इनको? क्वेश्चन ये है हमारा. क्वेश्चन समझो, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. सो मोसेस एंड लिवरवर्ट्स जो है, दे नीड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, प्लस साथ में ये क्या करते हैं, ये जो इनके गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल है. मींस नॉन मोटाइल, इसके अंदर फीमेल गैमेट है, और जो मोटाइल है वो है हमारा मेल गैमेट. तो इन मेल गैमेट मोटाइल, और फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, और मेल वाला जो है वो मूव कर सकता है. अब मूवमेंट के लिए इनको किसकी जरूरत है? दे नीड वाटर. water is a medium for transfer of male gamete to the female gamete. अब ड्राई अगर कंडीशन होगी तो वो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास मूव करके नहीं जा पाएगा, और वहां रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी. सो दे नीड वाटर. तो आपको क्या लिखना है? मोसेस एंड लिवरवर्ट्स, दे परफॉर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज फीमेल, मोटाइल गैमेट इज मेल. So male need water as a medium to transfer from one place to another to meet female. So if water is not present, their sexual cycle is not completed. So the dry condition is not favorable for them. I hope this point is clear for everyone. Now, unicellular organisms are immortal, whereas multicellular organisms are not justified. तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इसमें एक अमीबा का एग्जांपल दे देते हैं. ठीक है. और एक हम आपको एग्जांपल दे देते हैं इसके अंदर ह्यूमन बीइंग का. ठीक है. अब अगर मैं अमीबा की बात करूं, तो अमीबा को मैंने यहां से डिवाइड किया, और अमीबा ने दे दी डॉटर सेल्स. ठीक है. अब मैंने इस ह्यूमन बीइंग को बीच में से डिवाइड किया. डिवाइड करने पे क्या होगा? दैट विल डाई, राइट? दैट विल नॉट गिव एनी टू ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द वन बॉडी. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट बॉडी है ये वाली, इसकी डेथ नहीं हुई, और इसी से इसने अपनी दो न्यू कॉपी, न्यू डॉटर सेल बना दी. सो दैट्स व्हाई दे आर इमॉर्टल, क्योंकि इनकी कोई डेथ नहीं हुई. बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, वहां में ऐसे डिविजन करूं, सो तो मल्टी सेल्युलर में क्या होगा? पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो जाती है, एंड दे गिव न्यू डॉटर और सन बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे बाइनरी फिजन. यहाँ पे पेरेंट की कोई डेथ नहीं हुई, एंड दैट गिव टू डॉटर सेल्स. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल. आप कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के, जहां आप बता पाए दैट the unicellular organisms are immortal. I think this point is also clear for each and everyone. So this is all about today's. In next series I will come with the more questions, more important questions as well. So thank you so much